न्यूज नंबर 1, ब्रेकिंग न्यूज। यूरोप की धरती दावोस से ट्रंप का ग्रीनलैंड पर बड़ा बयान। अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है, यह उन्होंने कहा है। अमेरिका एक जटिल सुरक्षा कवच बना रहा है, मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। नेटो को ग्रीनलैंड अमेरिका को देना चाहिए। ये मांग रहे हैं या धमका रहे हैं? अमेरिका के बिना ग्रीनलैंड सुरक्षित नहीं है। एक और ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या कहा है। दावोस का ये क्रक्स है, डेनमार्क खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 में डेनमार्क सिर्फ 6 घंटे में हारा। हम नहीं होते तो डेनमार्क जर्मन बोलता, डेनमार्क पर जापान का कब्जा हो जाता। यानी आज की तारीख में ट्रंप ने दावोस में जो कहा है उसका डिप्लोमेसी से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि थ्रेट से। एक और बड़ी खबर, ग्रीनलैंड लेने से नेटो पर फर्क नहीं पड़ेगा। ओहो, यह तो वही टोन है जो नोबेल पीस प्राइज को लेकर थी। ग्रीनलैंड लेने से नेटो को खतरा नहीं है। अमेरिका ने नेटो के साथ बहुत कुछ किया है। अमेरिका ही नेटो का सारा खर्च उठा रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यानी दावोस से डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के ऊपर, इसमें एक में शॉट दिखाइए ट्रंप का जो दावोस में स्पीच है उसका, यह देखिए जरा। यानी दावोस में ट्रंप ने आज जो कुछ भी कहा है उससे एक चीज साफ है कि उन्होंने यूरोप को एक मैसेज दिया है। फ्रांस के मैसेज के बाद, कनाडा के मैसेज के बाद उन्होंने यूरोप को एक तरीके से धमकाने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में ट्रंप का यह जो थ्रेट है यह कितना दूर तक उनको लेके जाएगा। यूरोप की धरती से ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर यूरोप और नेटो को सीधी धमकी दी है। अपने भाषण में उन्होंने ग्रीनलैंड पर अपना प्लान साफ कर दिया है। उन्हें यह हिस्सा किसी भी कीमत पर चाहिए। उनकी 9 बड़ी बातें आपको देखनी चाहिए। देखिए, यह एक तरीके से क्रक्स है। दावोस में उन्होंने क्या क्या कहा, हमारी टीम ने बड़े अच्छे से क्यूरेट किया है। यहां पर देखिए आप। पहला, ट्रंप ने कहा कि पूरा अमेरिका ग्रीनलैंड को चाहता है, ग्रीनलैंड अमेरिका का ही है। दूसरा, अमेरिका ने जर्मनी जापान से ग्रीनलैंड को बचाया। तीसरा, मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। चौथा, नेटो को ग्रीनलैंड अमेरिका को दे देना चाहिए। पांचवा, अमेरिका ने सदैव नेटो की रक्षा की है, बदले में नेटो से कुछ नहीं मांगा है। छठा, डेनमार्क अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो ग्रीनलैंड को बचा नहीं पाएगा। सातवां, डेनमार्क एहसान फरामोश है, उसने ग्रीनलैंड को धोखा दिया। आठवां, ग्रीनलैंड पर अमेरिका का दावा गलत नहीं है। नौवां, हम लंबे समय से ग्रीनलैंड की रक्षा कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावोस में कहा है उसके बाद यूरोप डोनाल्ड ट्रंप को कैसे असेस कर रहा है? क्या पूरा यूरोप एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार है अमेरिका की हेजमोनी को चैलेंज करने के लिए, या फिर यूरोप में फोर्ट लाइंस इतनी डीप है कि अभी भी यूरोप डिवाइडेड है? यह बहुत बड़ा सवाल है। ग्रीनलैंड पर तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसका एक और ट्रेलर दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण में देखा। ग्रीनलैंड ट्रंप के लिए नाक का सवाल बन चुका है। उनके भाषण में सबसे ज्यादा फोकस ग्रीनलैंड पर ही था। एक तरह से यह यूरोप में ट्रंप की यूरोप को हुई खुली धमकी। लेकिन ट्रंप इस धमकी काल में अकेले पड़ते जा रहे हैं, और इसका सबूत ये, यहां पर देखिए वीडियो, ध्यान से देखिए आप वीडियो। जगह कोल्ड नहीं है, लोग भी कोल्ड हो चुके हैं। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या हालत हो गई है, 17 सेकंड के इस वीडियो से साफ पता चलता है। स्विट्जरलैंड में जब उनका विमान उतरा तो रनवे पर हेलीकॉप्टर की तरफ वो अकेले जाते देखे। इक्का दुक्का लोग ही होंगे वहां पर जो दिखाई दे रहे थे। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई दुआ सलाम करने वाला नहीं था, कोई स्वागत सत्कार करने वाला नहीं था। एक जमाना था जब वो यूरोप जाते थे तो भव्य स्वागत होता था, हैंडशेक के लिए लोग कतार में खड़े रहते थे। लेकिन इस बार ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद और यूरोप को नीचा दिखाने के चक्कर में आज अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में दरार नई खाई दिखने लगी है। एक मिनट रुकिएगा। लेटेस्ट टाइम मैगजीन के आर्टिकल में लिखा है कि ट्रंप का इनर सर्कल भी इसी तरीके से कम होता जा रहा है, जहां पर कॉम्पिटेंस के बजाय चाटुकारिता का सिलेक्शन होता है। ये टाइम मैगजीन का लेटेस्ट आर्टिकल है।
ग्रीनलैंड पर सैन्य ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। ट्रंप किसी दिन हमले का ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं, ये उनके अलावा वैसे अभी किसी को पता नहीं है। हालांकि यूरोप हर हाल में अमेरिका को रोकना चाहता है। ट्रंप के खिलाफ फ्रांस और कनाडा खुलकर डेनमार्क के साथ खड़े हुए हैं। फ्रांस ने तो ग्रीनलैंड में नेटो के अभ्यास की मांग की है और कहा है कि वो भी इसमें शामिल होगा। नेटो के महासचिव मार्क रूट ने कहा है कि ग्रीनलैंड संकट से निपटने का एकमात्र तरीका कूटनीति है और हम पर्दे के पीछे से इस पर काम कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि रूस इस मामले में काफी हद तक अमेरिका के साथ दिख रहा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के अधिकार को खारिज किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि रूस ग्रीनलैंड मामले में दखल देने में दिलचस्पी नहीं रखता है। अमेरिका भी ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के अधिकार को खारिज कर चुका है। इस बीच 57,000 की आबादी वाले ग्रीनलैंड में अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। राजधानी नूक में हजारों लोगों ने रैली निकाली, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है के नारे लगाए। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप इस देश को खरीदने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। फाइनेंसर शायद इलॉन मस्क होंगे, ऐसी चर्चा है, हम नहीं कह रहे। पिछले हफ्ते ऐसी खबरें भी आई थी। कहा जा रहा है कि यह ग्रीनलैंड के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है और वो भी इस स्नोफॉल में। यह प्रदर्शन देख रहे हैं आप। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है, यानी हमला हुआ तो डेनमार्क को बचाव में उतरना ही होगा। उसके साथ फ्रांस समेत यूरोप के 8 देश हैं, लेकिन फ्रंट पर डेनमार्क ही है। सवाल यह है कि दोनों देशों की सैन्य शक्ति कितनी है। यूरोप के कुछ देशों के सहारे डेनमार्क अमेरिका जैसे सुपर पावर के आगे कितने दिन टिक पाएगा। धमकी देना एक बात और जमीन पर लड़ाई दूसरी बात है। हालांकि ट्रेडिशनली दोनों देशों की शक्तियां आंकी जाती थी। इस बार आपने देखा वेनेजुएला में किस तरीके से टैक्टिकल ऑपरेशन किया गया। तो टैक्टिकल ऑपरेशन में अमेरिका की महारत है और ग्रीनलैंड क्या कर पाएगा। खैर, दुनिया भर के देशों की सेना का रिकॉर्ड रखने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक अमेरिका के पास 14 लाख सैनिक है, जबकि डेनमार्क के पास सिर्फ 88,000। अमेरिका के पास 4600 टैंक है, जबकि डेनमार्क के पास बेहद कम, सिर्फ 44 टैंक, यानी जमीन पर कहीं कोई मुकाबला नहीं। अमेरिका के पास 1790 फाइटर जेट्स हैं तो डेनमार्क के पास सिर्फ 31। मतलब आसमान में भी डेनमार्क कहीं नहीं ठहरता है। अगर नौसेना की बात करें तो अमेरिका के पास 81 डिस्ट्रॉयर, डेनमार्क के पास एक भी नहीं है। यानी सैन्य शक्ति में दूर दूर तक कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। इसीलिए डेनमार्क यूरोप पर निर्भर है। हालांकि हमले की सूरत में कौन किसका साथ देगा ये देखने वाली बात होगी। एक इंटरेस्टिंग टेक है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेनमार्क पर कब्जा करने के लिए ट्रंप को सिर्फ 4 चॉपर्स की जरूरत है, फुल लोड ऑफ मरीन्स, 4 चॉपर्स या डेल्टा फोर्स, दैट्स इनफ, ये कई एक्सपर्ट्स कहते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका गंभीर है। ट्रंप नक्शा बदलने पर लड़े हुए हैं और इससे यूरोप में हड़कंप है। ये वही ट्रंप है जो पहले पनामा कैनाल की बात कर रहे थे, अब ग्रीनलैंड पर आ गए। यूरोप के साथ सैन्य एक्शन तक की चेतावनी दी जा चुकी है। मिलिट्री ऑपरेशन भले ही शुरू नहीं हुआ हो, लेकिन मीम युद्ध जरूर छिड़ चुका है। ये देखिए, एआई तकनीक के सहारे भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ये ताजा वीडियो उसी का एक उदाहरण है जिसमें कुछ पोलर बियर्स ट्रंप को अमेरिकी झंडे के साथ घसीटते दिखे। एआई वीडियो में दिखाया गया है कि ट्रंप को उसी जगह घसीटा गया है जहां उन्होंने अमेरिका का बोर्ड लगाया था। देयर यू गो। इस वीडियो में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो उनको बचाने के चक्कर में खुद भी घसीटे गए। ग्रीनलैंड पोलर बियर का घर है। उसकी गिनती दुनिया के बड़े शिकारियों में होती है, यानी एक तरह से उन्हें रक्षक की तरह पेश किया गया है। एआई वीडियो में उसी एआई तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है जो एक दिन पहले ट्रंप ने शेयर की थी। फोटो में ग्रीनलैंड को अमेरिकी जमीन बताया गया था। ट्रंप अमेरिकी झंडा थामे हुए थे और उनके बगल में वेंस और रूबियो खड़े थे। आज उसका जवाब ग्रीनलैंड ने कुछ इस तरह से दिया है। व्हाइट हाउस को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि धमकियों के आगे वो झुकेगा नहीं। यह बताया जा रहा है कि जैसे को तैसा वाला जवाब देने के लिए ग्रीनलैंड भी तैयार है। देखिए, अभी के हालात जो है वो हर तरफ से यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड ट्रंप की जिद है और ट्रंप वाकई में बहुत जिद्दी है। ट्रंप एक तरफ ग्रीनलैंड को धमका रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान से भी तलवारें खिंच गई हैं। फिक्र में अगली खबर की शुरुआत हम धमकियों के इसी सीरियल ब्लास्ट से करते हैं। इस खबर में 2 मुख्य पात्र हैं। एक है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी। दोनों की उम्र में बस 4-5 साल का ही फर्क है। वैसे खैर, दोनों की सेनाएं और घातक हथियार इस वक्त अपनी सीमाओं पर रेडी टू फायर मोड में तैनात हैं। लेकिन उससे पहले दोनों तरफ से धमकियों के बम फोड़े जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है दोनों के बीच एक प्रतियोगिता चल रही है कि ज्यादा डरावनी धमकी कौन देगा।
कोई शोले फिल्म के विलेन गब्बर की तरह हाथ काटने की धमकी दे रहा है, कोई नक्शे से मिटा देने की धौंस दे रहा है। आज हम आपको दोनों पक्षों की धमकियों के सीरियल ब्लास्ट सुनाएंगे। हालांकि कुछ वीडियोस उसमें एआई जनरेटेड है, स्टिल्स, इसलिए एक डिस्क्लेमर है। खैर, इसके बाद आप भी समझ जाएंगे कि ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका कितना गंभीर है और अमेरिका से निपटने के लिए ईरान की जमीनी तैयारी क्या है। धमकियों का सबसे बड़ा धमाका क्या है डोनाल्ड ट्रंप ने, बट ऑफ कोर्स और कौन करेगा। पूरी दुनिया को धमकाने वाले एक ही तो हमें प्रेसिडेंट हैं इस वक्त। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में ईरान को डायरेक्ट धमकी दी है। क्या कहा है उन्होंने? अगर ईरान ने उनकी हत्या करवाई तो अमेरिका दुनिया से उसके वजूद को मिटा देगा। मेरे बहुत सख्त निर्देश ने, अगर कुछ हुआ तो ईरान का नक्शा मिटा दिया जाएगा। ट्रंप की इस धमकी का जवाब ईरान के आर्मड फोर्स के प्रवक्ता जनरल शेखरची ने दे दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे नेता की तरफ यानी खमनेई की तरफ आक्रामकता का कोई भी हाथ बढ़ा तो हम न सिर्फ उस हाथ को काटेंगे बल्कि उनकी दुनिया में आग भी लगा देंगे। ट्रंप ने इंटरव्यू में यह भी संकेत दिए हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विकल्प अभी भी है। उन्होंने कहा कि ईरान पर अभी हमला टला नहीं है, बस सही वक्त का इंतजार है। कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि वो खमनेई के 40 वर्षों के शासन का अंत करेंगे। इस बयान के बाद दोनों देशों का तनाव फिर से बढ़ गया है। धमकियों के पीछे बहुत तेजी से सैन्य तैयारियां चल रही हैं। आइए देखते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी तेज कर दी है। ध्यान से देखिएगा। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की मंजूरी के बाद मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त F-15 विमान भेजे गए, करीब 35 यानी 1.5 स्क्वाड्रन। अमेरिकी वायुसेना के कई एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर यूरोप और मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिए गए, ठीक जब पहले हमला हुआ था उसी तरह, ताकि जरूरत पड़ने पर उसके फाइटर जेट लंबी दूरी तक लगातार ऑपरेशन कर सकें, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं मिडिल ईस्ट के किसी भी देश का एज अ बेस इस्तेमाल करें, वरना ईरान उस पर हमला करेगा। इसके अलावा अमेरिका अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम भी मिडिल ईस्ट में भेज रहा है, जिसका साफ मतलब है कि वॉशिंगटन किसी भी संभावित हमले या जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहता है। इसके अलावा एक हफ्ते पहले सैन डियागो से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रूजवेल्ट रवाना हो चुका है और इस वक्त प्रशांत महासागर में मौजूद है। यहां से वो मलक्का स्ट्रेट होते हुए हिंद महासागर, फिर बाब अल मंदेब स्ट्रेट के रास्ते लाल सागर की तरफ रहेगा। अनुमान है कि करीब 15 दिन बाद इसकी तैनाती सीधे उस इलाके में होगी जहां से ईरान पर दबाव कई गुना बढ़ाया जा सकता है। याद रखिए किस तरीके से अमेरिकन नेवी के मूव्स चले गए थे वेनेजुएला पर, याद है आपको? अपनी जंगी तैयारियों को पुख्ता करते हुए साउथ चाइना सी में मौजूद अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी एक हफ्ते पहले अरब सागर के लिए रवाना हो चुका है। इसके अलावा पहले से ईरान के पास समंदर में अमेरिका के डिस्ट्रॉयर भी मौजूद हैं, यानी आने वाले 2 से 3 हफ्तों के भीतर ईरान के आसपास अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 60 डिस्ट्रॉयर और 2 पनडुब्बियां तैनात होंगी। यानी इट्स अ फ्री फॉल साउथ चाइना सी में चाइना के लिए, क्योंकि वहां से कुछ चीजें रवाना हो चुकी हैं। खैर, जिनसे निपटने के लिए ईरान तैयारियों में इस वक्त लगा है, इन सब से निपटने के लिए इस वक्त ईरान को चीन का पूरा समर्थन मिल रहा है। खबर है कि पिछले 56 घंटे में चीन के 16 सैन्य कार्गो विमान ईरान में लैंड हुए। इसे अब तक का सबसे बड़ा, सबसे तेज मिलिट्री लॉजिस्टिकल ट्रांसफर माना जा रहा है। इससे पहले 2 हफ्ते पहले रशिया के 4 विमान भी आ चुके हैं, बल्कि 3 हफ्ते पहले। इस मदद के जरिए चीन ने भी साफ संदेश दे दिया कि इस टकराव में वो पूरी तरह ईरान के साथ खड़ा हुआ है। कुल मिलाकर हालात यह है कि धमकियों के बीच दोनों देश जमीन, समंदर और आसमान में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। अमेरिका में एक सबसे बड़ी गलती की थी जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने, इराक और अफगानिस्तान का वॉर फ्रंट एक साथ खोल के। क्या डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा करने वाला था? और सबसे बड़ी बात यह है कि कोलिशन से उनको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। धमकियों की सीरियल ब्लास्ट के बाद अब आपको वो जमीनी हकीकत दिखाते हैं जो हमारे अलावा आपको कोई नहीं बता पाएगा। आपको याद होगा कि जून 2025 में अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को टारगेट किया था। ये बॉम्बर लंबी दूरी तक उड़ान भरकर ईरान पहुंचे थे। हमने आपको एक एक डेवलपमेंट के बारे में बताया था। खबर अब यह है कि अमेरिकी सेना उसी पैटर्न पर फिर से ईरान को दहलाने का प्लान बना रही है। इसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि KC-135 स्ट्रैटो टैंकर का मूवमेंट। आपको बता दें कि अमेरिका के 4 KC-135 टैंकर अटलांटिक सागर पार करके स्पेन के मोरॉन एयरबेस तक पहुंच चुके हैं। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर हवा में फाइटर जेट्स और बॉम्बर की रिफ्यूलिंग में काम आते हैं।
इस वक्त इनकी तैनाती का सीधा मतलब है कि इनके जरिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बरों के लिए मिड एयर रिफ्यूलिंग का रास्ता तैयार करना। वो क्यों? क्योंकि अमेरिका अपने मिडल ईस्ट में बेसिस का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, क्योंकि बाद में ईरान उसको टारगेट कर सकता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल हो रहा है ताकि वक्त पड़ने पर अमेरिका से उड़ान भरने के बाद दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर सीधे ईरान पर बमबारी करने के लिए पहुंच जाएं। खुफिया रिपोर्ट है कि जमीन, हवा और समंदर से ईरान पर घेरा कसा जा चुका है। हमले से पहले फाइनल रिहर्सल की जा रही है और ईरान के वजूद को मिटाने के लिए स्पेन के मोरोन एयरबेस पर अमेरिका ने एक एयर ब्रिज बनाया है। एक ऐसा एयर ब्रिज जिसके जरिए अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स बिना कहीं लैंड किए सीधे ईरान पर अटैक कर सकते हैं और बिना किसी आहट के चुपचाप लौट सकते हैं। यानी ईरान पर हमले के लिए तैयारी को मिडनाइट हैमर वाली तरह तैयार किया जा रहा है, लेकिन हमले की तीव्रता को बढ़ाने के लिए कई मोर्चों पर काम किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान पर हमला क्यों जरूरी है? क्योंकि ट्रंप ने कहा था इसी जनता को जो विरोध कर रही है, हेल्प इज ऑन द वे। हेल्प कहां है? शायद हेल्प का मतलब है हमला। ईरान के बाहर के हालात आपने देख लिए, अब जरा उसके अंदरूनी हालात देखते हैं। 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ईरान में इस्लामिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। कई प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। घायलों की तो गिनती ही नहीं। खमनेई भले ही अमेरिका से जंग की तैयारी में जुटे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक वो अपने देश में जल रही आग को नहीं बुझा पाए। इस वक्त ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन चल रहे हैं और चश्मदीदों का दावा है कि प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए न सिर्फ गोलियां चलाई जा रही हैं, बल्कि लाठियां, लोहे की रॉड और कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से भी उन पर हमला किया जा रहा है। खासतौर पर उन लोगों को जान से मारा जा रहा है जो इन प्रदर्शनों में पुलिस की बर्बरता के वीडियो बना रहे हैं। चलिए बात करते हैं भारत की खबरों की। हम बात कर रहे हैं यूपी सरकार बनाम शंकराचार्य की। गंगा किनारे वाले विवाद का आज राउंड 4 है, जिसमें मेला प्रशासन के 24 घंटे वाले नोटिस के जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 24 घंटे वाला अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो कानूनी एक्शन होगा। यानी सरकार और संत दोनों तरफ से अल्टीमेटम वाली फाइट जारी है। वैसे इस चौथे राउंड से पहले राउंड 1 में संतों पर लाठीचार्ज, दूसरे राउंड में अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन, तीसरे राउंड में मेला प्रशासन का नोटिस देखा जा चुका है। इसके बाद अब जवाब वाला चौथा राउंड है। मेला प्रशासन ने सोमवार रात अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर जो जवाब मांगा था, उन्होंने इसका जवाब दे दिया है। इसके लिए उन्होंने 8 पेज और 22 पॉइंट में अपनी बात कही है। पहली बात, सरकार और प्रशासन गलतियों के लिए क्षमा मांगे और सुधार करें। दूसरी बात, प्रशासन शपथ पत्र दे, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तीसरी बात, शिष्यों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार बहुत बड़ी गलती है। चौथी बात, मेला प्राधिकरण का नोटिस अधिकार क्षेत्र से बाहर, मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक है। पांचवी और बड़ी बात यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि मेला प्राधिकरण 24 घंटे के भीतर नोटिस वापस ले, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, मानहानि का दावा करेंगे। कुल मिलाकर अब सरकार और अविमुक्तेश्वरानंद दोनों तरफ से अल्टीमेटम है। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद अल्टीमेटम के अलावा बयानों के तीखे तीर भी चला रहे हैं। अगर ये नोटिस वापस नहीं हुआ तो जो भ्रम इस नोटिस के माध्यम से उन्होंने फैलाना चाहा है, वो भ्रम फैलेगा कि नहीं। जब सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्यों ने मिल करके इस बारे में निर्णय कर दिया, तो अब ये दूसरा कौन होता है? कोई कोशिश नहीं हुई है, बल्कि और हनक दिखाने के लिए उन्होंने नोटिस चस्पा कर दिया है हमारी दीवार पे, जैसे कोई अपराधी हो। कि अगर भाजपा हिंदू पार्टी है तो शंकराचार्य जी के साथ तो भाजपा को होना चाहिए था। भाजपा क्यों नहीं है? भाजपा क्यों नहीं समर्थन कर रही है? क्या भाजपा पार्टी में सब लोग गुलाम हो चुके हैं? क्या भाजपा पार्टी में अब जो है हिंदू विरुद्ध भी कार्य होगा तभी भाजपा के लोग इसलिए नहीं बोलेंगे कि उनके बड़े नेता का आदेश नहीं है, निर्देश नहीं है, इशारा नहीं है? 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन से यह विवाद शुरू हुआ। इस दौरान संतों की पिटाई के कुछ वीडियो भी वायरल हुए। TV9 भारतवर्ष ने उस संत से बातचीत की जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस उनको घसीटती दिखाई दे रही है। इनका नाम वैष्णवानंद ब्रह्मचारी उर्फ बाल योगी है, जो नेपाल में हिंदू युवा वाहिनी से 10 साल तक जुड़े रहे। इन्होंने हर साल मकर संक्रांति पर गोरखनाथ पीठ पहुंचने की परंपरा भी निभाई। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने लात, जूतों और डंडों से पिटाई की। वो पल पल की खबर अपने बॉस को फोन पर दे रहे थे।
सुनिए उस दिन क्या क्या हुआ। जो सरकार ने किया है इस समय, उसी सरकार के माध्यम से किया गया है। जो प्रशासन है, उन्हीं ने खटाया हुआ प्रशासन है। उनको इतना दया भी नहीं आया। उनके गुरुकुल में भी तो जो भगवाधारी योगी जी है, उनके के भी तो गोरखनाथ में विद्यार्थी हैं। क्या विद्यार्थियों को जूते से मरवाते हैं? वो सीखा खींच के लतार लतार के घिसट के ले जाना और लात लात से मार मार के ले जाना और वस्त्र छीनना, और जो हमने राजदंड चांदी का राजदंड पकड़ा था उसी से पीछे से 12-15 बार पीछे से मारना, और जो बंदूक थी उसके पीछे के नाल से पीछे से मारना। हमने कोई चोरी किया था, न किसी का बलात्कार किया था। हम ये स्नान करना जाना कोई गुनाह है, कोई पाप है? एक तरफ से मान, एक तरफ से अपमान। कोई संत को वीआईपी तरीका से स्नान दे रहे हो, लेकिन कोई संत को अपमानित कर रहे हो और लात लात से मार रहे हो। कहाँ से संविधान में लिखा है 13 साल के 14 साल के बटुकों को लात मारना? कौन सी संविधान में लिखा है? कोई वैसे इस मामले में संत भी बटे हुए हैं। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का कहना है कि अविमुक्तेश्वरानंद आदतन माहौल खराब करते हैं। इनके शिष्यों ने पुलिस के साथ मारपीट की थी, इसीलिए माहौल खराब हुआ। जबकि द्वारका की शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में आ गए हैं। उन्होंने प्रयागराज मेला प्रशासन से कहा है कि सत्ता की ताकत मिलने पर उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीति खूब हो रही है। परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। शिक्षा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। पढ़े तो जाने, शिक्षा जो होती है वो वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वो अपने नाम क्या कि जगत गुरु धर्माचार्य लिख लेते हैं तो शायद बेहतर नाम होता। विवाद पैदा करना उनकी फितरत है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। और अगली खबर स्विट्जरलैंड के दावोस से है, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक चल रही है। हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था ना, ट्रंप भी पहुंचे थे। दुनिया के कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष, बिजनेस हेड्स, सीईओ मौजूद हैं। भारत के भी कई मंत्री और अलग अलग राज्यों के सीएम दावोस में हैं। उनकी इस यात्रा का मुख्य मकसद है अपने अपने राज्यों में निवेश लाना। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ऐसी तस्वीरें आप देख रहे होंगे जिसमें अलग अलग राज्यों के सीएम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बैठक कर रहे हैं और निवेश से जुड़े समझौता करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस दौर पर कांग्रेस ने कुछ सवाल उठाए। कांग्रेस की तरफ से 2 बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज उठाई है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने लिखा है, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है या इंडिया इकोनॉमिक फोरम। दावोस में 7 भारतीय मुख्यमंत्री आपस में ही बैठक कर रहे हैं। भारतीय कंपनियां भारतीय कंपनियों से ही मिल रही हैं, जो वे बहुत आसानी से भारत में भी कर सकती थी। असल में दावोस जाना अब नीति निर्माण का मंच कम और स्टेटस सिंबल या दिखावे का जरिया ज्यादा बनता जा रहा है। राजीव शुक्ला के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस हमले को और तीखा किया। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दावोस जाते हैं और वहीं अपनी ही कैबिनेट के एक मंत्री से जुड़ी कंपनी के साथ एमओयू साइन करते हैं। सवाल यह है कि क्या यह समझौता स्विट्जरलैंड में ही साइन करना जरूरी था या फिर इस अजीब घटनाक्रम के पीछे कोई छुपा हुआ अर्थ है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया एक्सक्यूज मी। इसमें उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र सरकार के साथ डेटा सेंटर पार्क बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का समझौता किया।
अब मामला यह है कि रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड के मालिक अभिषेक लोढ़ा है, जिनके पिता मंगल प्रभात लोढ़ा फडणवीस सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में पूछा जा रहा है कि अपनी ही कैबिनेट मंत्री के साथ दावोस में समझौता क्यों किया जा रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने भी इस पर सवाल उठाए। पूछ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस दावोस में लोढ़ा, रहेजा और पंचशील के साथ बिजनेस डील कर रहे हैं। ये सभी कंपनियां मुंबई और महाराष्ट्र की हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इन कंपनियों के साथ समझौता करने के लिए 6,539 किलोमीटर की हवाई यात्रा करके दावोस पहुंचने का कारण क्या है। राज्य मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के पुत्र अभिषेक लोढ़ा की कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स के साथ फडणवीस ने 1 लाख करोड़ रुपए का सौदा किया है। इस कंपनी का कार्यालय मुंबई में मंत्रालय से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। आप स्विट्जरलैंड जाइए, मौज मस्ती करिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अटेंड करिए, लेकिन अगर भारतीय कंपनियों से और अपने मंत्री की कंपनी से ही एमओयू करना है तो उसके लिए स्विट्जरलैंड जाने की क्या जरूरत है। असलियत यह है कि महाराष्ट्र के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात चले गए और देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए, महाराष्ट्र के निवेश को बचाने के लिए, महाराष्ट्र में पोटेंशियल रोजगार को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। दावोस एक ऐसी जगह है कि आज के जियोपॉलिटिक्स में जो एक कनेक्टेड इकोनॉमी है, इस कनेक्टेड इकोनॉमी में आपको रेलेवेंट रहना है तो आपको दावोस आना है। हम लोगों ने इस बार बड़े पैमाने पर स्ट्रेटेजिक एमओयूज पर ध्यान केंद्रित किया है। जो MIT लैब है उसके साथ हम लोग मेडटेक के क्षेत्र में नए एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं। भारत अब तीसरे नंबर की महासत्ता बन गया है, महाराष्ट्र का बड़ा योगदान है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे जहाँ जहाँ जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन भारत को 2047 में विश्व की सबसे बड़ी महासत्ता बनाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर दावोस में भारत की प्रेजेंस है, जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का सब जगह जो चर्चा है, और टेक्नोलॉजी में किस तरह से इंडिया लीडरशिप ले रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ में किस तरह से भारत की लीडरशिप हो रही है, उसकी सब जगह चर्चा है। वैसे दावोस में गले सिर्फ बिजनेस डील पर नहीं है, बल्कि वहां से भारतीय दल का एक ऐसा वीडियो भी आया है जिसकी काफी चर्चा है। इस वीडियो के केंद्र में है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। दरअसल IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने AI की तैयारी को लेकर देशों का एक इंडेक्स जारी किया है। उन्होंने देशों को 3 श्रेणियों में बांटा है, जिनमें वो देश शामिल हैं जो बदलाव ला रहे हैं, वो जो केवल देख रहे हैं, और वो जो इस बदलाव से अनजान है। इस सूची में अमेरिका, डेनमार्क और सिंगापुर शीर्ष पर हैं, जबकि भारत को उन्होंने सऊदी अरब जैसे उभरते बाजारों वाली दूसरी श्रेणी में रखा है। हालांकि उन्होंने भारत के IT क्षेत्र में बढ़ते निवेश की सराहना की, लेकिन उन्होंने टॉप ग्रुप में जगह नहीं दी है। इस रैंकिंग की चर्चा एक पैनल डिस्कशन में हुई, जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछा गया कि क्या भारत को शीर्ष देशों की श्रेणी में आने के लिए अमेरिका या चीन के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है, तो उन्होंने IMF की इस रैंकिंग को खारिज कर दिया, जोर देकर कहा कि भारत किसी भी हाल में दूसरी श्रेणी में नहीं है, बल्कि पहले समूह का हिस्सा है। अश्विनी वैष्णव ने साफ शब्दों में कहा कि भारत AI की दुनिया में अग्रणी देशों के पहले समूह का हिस्सा है और इसे किसी भी तरह से कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इसकी रीजनिंग क्या दी उन्होंने, वो देखते हैं। Actually, clearly in the first group, and the reason for that is there are 5 layers in the AI architecture: the application layer, the model layer, the chip layer, the infra layer, and the energy layer. We are working on all the 5 layers, making very good progress in all the 5 layers. On the application layer, we will probably be the biggest supplier of services to the world. Go to an enterprise, understand the business of enterprise, understand the working of that enterprise, and provide that service using AI applications. That's going to be the biggest factor of success or successful deployment of AI, because that's where ROI comes from. ROI doesn't come from creating a very large model. 95% of the work can happen with models which are 20 billion or 50 billion parameters. We are creating a bouquet of such models. We already have a bouquet of such models which are now being deployed in multiple sectors
to increase the productivity, to increase the efficiency, to increase the effective use of technology. So our focus is very much on making sure that AI diffusion happens in a very big way. And I don't know what the IMF criteria has been, but Stanford places India as third in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness, and in terms of AI talent. All the three, actually on AI talent it is number 2. So I don't think your classification in the second bouquet is right. It's actually in the first. वेरी इंटरेस्टिंग। IMF कुछ और कह रहा है और स्टैनफोर्ड कुछ और कह रहा है। डेटा एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल कोई भी कैसे भी कर सकता है। शायद IMF में कोर्स करेक्शन की जरूरत है। अब आपको दुश्मनों की फिक्र बढ़ाने वाला भारतीय सेना का हाई जोश दिखाने जा रहे हैं हम। 26 जनवरी करीब है, 4 दिन बाद देश 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। उस दिन दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सेना के शौर्य को दुनिया देखेगी। हर साल की तरह यह परेड सफल बनाने के लिए तैयारियां जबरदस्त हैं। कर्तव्य पथ से सैनिकों के कई साहसिक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वायरल वीडियो है जिसमें सेना का जोश 7वें आसमान पर है। इस वीडियो की चर्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर हर एक मंच पर हो रही है। देश के जवानों का एक ग्रुप हाथ में राइफल लेकर कदम ताल करते हुए दिखाई दे रहा है। ये सभी सैनिक वायरल बॉय धूम के मीम सॉन्ग प्यार न किया तो क्या किया के को गा रहे हैं। हमें पता चला है कि ये सभी सैनिक कुमाऊं रेजिमेंट के मार्चिंग दस्ते से जुड़े हैं। इस गाने को गाकर रिपब्लिक डे की जोरदार रिहर्सल कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ाने वाला दूसरा वीडियो देखिए, क्या बात है। 21 तोपों की सलामी देने का अभ्यास किया जा रहा है। इस साल गणतंत्र दिवस पर पहली बार स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। ये कुल 8 गन है जो कि 52 सेकंड में 21 गोले दागेंगी। ये ब्रिटिश 25 पाउंडर गनों की जगह ले रही हैं जो मेक इन इंडिया की सफल कहानी कह रही हैं। आपको जानकर गर्व होगा कि यही तोपें ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में स्थित आतंकी कैंपों के विरुद्ध कामयाब रही थी। अक्रॉस द बॉर्डर फायरिंग जो की गई थी। 105 mm लाइट फील्ड गन की पावर यह है कि ये 1-2 स्वदेशी है और रेंज करीब 17.5 किलोमीटर है। प्रति मिनट 6 राउंड तक फायर कर सकती है। जहां तक गणतंत्र दिवस पर 21 तोपों की सलामी की बात है तो ये एक टाइम क्रिटिकल प्रोसेस है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रध्वज फहराने, राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की सलामी और राष्ट्रगान के साथ पूरी तरह मिलकर की जाती है। यानी चारों बातों का एक साथ होना जरूरी है। टाइमिंग, आपको बता दें कि यह परंपरा 26 जनवरी 1950 से लागू है। इंडिया आफ्टर गांधी किताब में बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने झंडा फहराया था। इसके बाद 3 राउंड में 21 तोपों की सलामी दी गई। चूंकि राष्ट्रगान 52 सेकंड में पूरा होता है, झंडा फहराने के साथ ही राष्ट्रगान शुरू होता है और तभी बैकग्राउंड में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 77वें गणतंत्र दिवस पर जहां एक तरफ पहली बार लाइट फील्ड गन के पराक्रमी दर्शन होंगे, वहीं पहली बार दुनिया भारत की हाइपरसोनिक ताकत भी देखेगी। यह हथियार भी पूरी तरह स्वदेशी है, अचूक है और पाकिस्तान में ब्रह्मोस की तरह तबाही मचाने के लिए काफी है। 3, 2, 1, now. DRDO निर्मित यही वो घातक मिसाइल है जिसकी चर्चा इस समय इस्लामाबाद और बीजिंग तक हो रही है। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये भारत की स्वदेशी मिसाइल है। अचूक और तूफानी रफ्तार के साथ दुश्मनों पर प्रचंड प्रहार करती है। इस साल गणतंत्र दिवस पर पहली बार इसके पराक्रमी दर्शन दुनिया करेगी। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस लंबी दूरी की मिसाइल को भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया है। अब इसकी शक्ति भी जान लीजिए। पहली बात, यह हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी ध्वनि की गति से कई गुना अधिक की स्पीड है। दूसरी बात, चूंकि यह हाइपरसोनिक है तो दुश्मन के रडार न तो इससे पकड़ सकते हैं न ही ट्रैक कर सकते हैं। तीसरी बात, मारक क्षमता लगभग 1500 किलोमीटर है, यानी इतनी दूरी तक ये दुश्मन को टारगेट कर सकती है।
चौथी बात, अलग अलग पेलोड ले जाकर यह दुश्मन की तबाही सुनिश्चित करेगी। और पांचवी बात, यह एंटी-शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है तो समुद्र में तैनात दुश्मन के जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर तक को ध्वस्त करने का दम रखेगी। सुपरसोनिक मतलब आवाज की स्पीड से ज्यादा, और अगर हाइपरसोनिक तो काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा। दैट मींस 5 टाइम्स जो साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है उससे 5 गुना, और उससे ज्यादा, मे बी 7, 10, 12, 14, 20, 22 इस तरह की बातें चल रही हैं। वो एक तो दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आती, दूसरा उसके ऊपर अगर कोई काउंटर मेजर मिसाइल डाली भी जाए तो जब तक वो एक्ट करती है तब तक ये अपने टारगेट पर पहुंच जाती है। डीआरडीओ इस समय हाइपरसोनिक ग्लाइड टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। बात जहां तक इस हाइपरसोनिक मिसाइल की है तो नौसेना में शामिल होने के बाद समुद्र में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये मिसाइल हिंद महासागर में चीन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगी। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ तो पाकिस्तान में खलबली मचाने के लिए पर्याप्त होगी। पाकिस्तान और चाइना के पास अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल्स का तोड़ नहीं है। उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किसी भी तरह की स्ट्राइक अगर इंडिया वहां करता है तो उसे आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वो मिसाइल्स हैं जो कि साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड से कई गुना ज्यादा तेज जाकर स्ट्राइक करती हैं। आपको जानकर गर्व होगा कि दुनिया में मुख्य रूप से अमेरिका, चीन और रूस के पास ही हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। और इस मिसाइल की ताकत पाने के साथ ही भारत भी अब इस विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली हाई अलर्ट पर है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलकायदा के आतंकी रेहान की भी तलाश की जा रही है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इस सब के बीच में अब पाकिस्तान से बड़ी खबर, वहां तो अजब ही हो गया भाई। पाकिस्तान के बड़बोले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फर्जी पिज्जा जॉइंट का फीता काट दिया। ये देखकर वहां की आवाम बोली, ख्वाजा ने फीता काटा और साथ में मुल्की नाक भी। वैसे पाकिस्तान की नाक बची कहां है? किसी ना किसी नेता, सैन्य अधिकारी की वजह से आए दिन तो कटती ही रहती है, क्योंकि वहां जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि पाकिस्तान की दुनिया भर में बेइज्जती होती है। बात जहां तक ख्वाजा आसिफ की है तो उन्होंने ये फर्जी जॉइंट सियालकोट में इसका उद्घाटन किया। वीडियो वायरल हुआ तो पिज्जा हट को आधिकारिक बयान जारी करके कहना पड़ा कि जिस जॉइंट का उद्घाटन ख्वाजा आसिफ ने किया उसका पिज्जा हट से लेना देना ही नहीं है, वो नकली आउटलेट है। पाकिस्तान है भाई।